हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। मैं रूबी सिंगाटिया और आज की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि एमकेएच लेकर के आया है आपके लिए बेस्ट सीरीज जो कि बेस्ट रहेगी, जो आपकी मैथ्स की क्लास 10th की जो मैथ्स की प्रमेय वाला चैप्टर है, जो चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है त्रिभुज। तो त्रिभुज वाला जो चैप्टर है वो सबके लिए थोड़ा सा खतरनाक साबित होता है क्योंकि उन प्रमेय के ऊपर हम फोकस नहीं कर पाते स्टार्टिंग के अंदर, ठीक है, और लास्ट में आकर के कहीं ना कहीं उनसे हमें डर लगने लगता है। लेकिन स्टूडेंट्स, बिल्कुल घबराहट को एकदम दूर भगा दीजिए क्योंकि अब हम प्रमेय को अच्छे से समझने वाले हैं। देखो, 2-3 लॉजिक होते हैं हर एक प्रमेय के अंदर। स्टार्टिंग से अगर हमने स्टार्टिंग वाली प्रमेय अच्छे से कर ली तो बाकी की सारी जो प्रमेय है वो अच्छे से होने शुरू हो जाती है, ठीक है। तो चलिएगा, ध्यान दीजिएगा, जो 6 चैप्टर है उसके अंदर हमारी मात्र 9 प्रमेय है और सारी की सारी प्रमेय शुरुआत की जो एक प्रमेय है उस पर बेस्ड रहती है, जिसका नाम है थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम या थेल्स प्रमेय या आधारभूत प्रमेय, और आधारभूत का मतलब तो यही हो गया कि आधार बनाएगी, ठीक है। तो चलिए, वो जो प्रमेय है आपके सामने है। एक वीडियो सीरीज है जिसके अंदर हम सारी की सारी प्रमेय को अच्छे से करने वाले हैं और एक एक चीज आपके माइंड में रहेगी। थ्योरम्स को आपको एक बार यहाँ पढ़ लेना है, उसके बाद एक बार कॉपी में करके देख लीजिएगा। जिंदगी भर आप उन प्रमेय को नहीं भूलेंगे और जब भी एग्जाम में आएगी तो आपका जो 6 नंबर का सबसे बड़े वाला क्वेश्चन होता है ना, प्रमेय वाला 6 नंबर का, वो क्वेश्चन एकदम सटीक जाएगा क्योंकि मैथ्स जो ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप 100 में से 100 स्कोर बिल्कुल आसानी से कर सकते हो, तो उसके अंदर हमारी ये एक अच्छी सी आहुति डल जाएगी। तो चलिए फिर बेहतरीन शुरुआत करते हैं हमारी प्रमेय नंबर 1, जिसका नाम है थेल्स थ्योरम। तो चलिए देखिए, आपके सामने है थेल्स थ्योरम या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार तरीके से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। टेंशन तो बिल्कुल लीजिएगा ही मत। चलिए, जब भी प्रमेय आपके सामने आती है तो सबसे पहले आपको उसके कथन को समझना है कि भाई वो प्रमेय कह क्या रही है। उसको प्रूव करना तो बाद की बात है, पहले तो प्रमेय को समझिए, ठीक है। चलो, कथन आपके सामने मैंने लिखा है, इसको पहले समझते हैं कि भाई ये क्या कह रही है, ठीक है। चलिए, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, अब यहाँ पर त्रिभुज देखो मैंने बनाया ABC, ठीक है। तो ABC त्रिभुज आपको मानकर चलना है। तो यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यानी हमने BC भुजा ले ली, BC भुजा, इस भुजा के समांतर यानी DE ले लीजिए, ठीक है। इस भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं, अब देखो इसके तो समांतर ले ली ये वाली, और अन्य 2 भुजाएं ये हो गई, इसके भिन्न भिन्न बिंदु कोई भी D और E ले लिए, ठीक है। भिन्न भिन्न बिंदु D और E ले लिए। देखो दोबारा से पढ़िए, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींची जाए, देखो इसके समांतर है और अन्य 2 भुजाओं के किसी 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खींची गई, तब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये अन्य 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेगी। अब देखो, साधारण सी बात उसने क्या कही कि भाई आपको DE जो है ना, देखो सबसे पहले दिया क्या है। जब भी आप प्रमेय को शुरुआत करते हैं तो शुरुआती पॉइंट, जो सबसे पहला पॉइंट होता है वो यही होता है कि कथन को समझे और ये देखें कि भाई उसमें दिया क्या है, ठीक है। दिया क्या है समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक भुजा के समांतर, इसका मतलब उसने पहले ही बता दिया कि भाई DE है वो समांतर है BC के, DE समांतर है BC के, बस इतना ही बताया है उसने, और कुछ हमें नहीं बताया। और क्या बताया देखो जरा, उसने ये बताया कि D AB पर स्थित है, कहीं भी हो सकता है क्योंकि भिन्न भिन्न का है, ठीक है, जरूरी नहीं बीच में है, कहीं भी हो सकता है। और AC पर E है, AC भुजा पर E है और कहीं भी हो सकता है। अब उसने सिद्ध करने का क्या बोला, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहता है सेकंड पॉइंट, ये ढूंढना होता है प्रमेय के कथन में से कि भाई हमें सिद्ध क्या करना है, ठीक है। 2 ही चीजें हमें देखनी होती है, पहले तो दिया क्या है और दूसरा सिद्ध क्या करना है। तो सिद्ध क्या करना है, उसने क्या कहा कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं से ये एक रेखा खींची जाए, तो अब यहां से शुरू होता है कि भाई सिद्ध क्या करना है। ये सिद्ध करना होगा जो आगे दिया होगा, तो के आगे वाला, ये अन्य 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। अन्य भुजाएं कौन कौन सी थी, AB और AC। ये जो रेखा है DE रेखा AB और AC को एक ही अनुपात में विभाजित करती है।
कहना क्या चाहता है, कहना ये चाहता है कि भाई ये और ये इसका अनुपात वही होगा जो इसका और इसका अनुपात होगा। ठीक है, मतलब समझ आया। देखो एक बार लिख के देखते हैं कि भाई ये कहता है कि AD, चलो दोबारा से समझते हैं, ढंग से समझिएगा कि भाई AB और इधर है AC, ये दोनों अन्य भुजाएं हो गई। इस भुजा को DE काट रहा है, DE काट रहा है, देखो इस भुजा को DE काट रहा है, ठीक है जी। इस भुजा को भी DE काट रहा है, ठीक है जी। और जब ये काट रहा है, विभाजित कर रहा है, तो एक ही अनुपात में विभाजित कर रहा है, मतलब इसका और इसका जो अनुपात होगा वही इसका और इसका अनुपात होगा, यानी इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर होगा। ये हमें सिद्ध करना है। बताइए समझ में आया क्या? कहना क्या चाहता है कि भाई AD बाय DB, AD और DB वही होगा जो AE और EC होगा। ठीक है, AD बटा में DB वही होगा जो AE बटा में EC होगा। बताइए जरा समझ में आया क्या? इतना जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि इतना समझ आया क्या। तो ये अन्य भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है, यानी ये दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। यानी हमें सिद्ध करना है कि भाई AD बटे DB बराबर है, यानी इसका अनुपात इन दोनों का अनुपात उन दोनों के अनुपात के बराबर है AE बटे EC। चलिए जी, अब कथन से इतना ही काम होता है। कथन का काम हो गया खत्म। बस कथन से हमने दो चीजें ढूंढ ली और हमारी प्रमेय का मान लीजिए कि लगभग 50% पार्ट खत्म हो गया। बिल्कुल प्रमेय इतनी आसान होती है, 50% हिस्सा खत्म हो जाता है जब हमें समझ में आ जाता है कि भाई दिया क्या था और हमें सिद्ध क्या करना है। अब हमारे सामने रास्ता भी है, हमारे पास है क्या, ये भी सब कुछ पता चल गया। चलिए, हथियार है, रास्ता भी है, अब बस चलना है। चलिए, अब इस प्रमेय को सॉल्व करने से पहले, यानी ये दिया है और इससे हमने ये बनाना है, तो ये सब करने के लिए पहले दो बेसिक सी चीज़ें आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलो इन दोनों चीज़ों को हम यहाँ पर साइड में समझेंगे। ठीक है, और साइड में नोट कर लेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा हथियार है ये, इनको जब ज़रूरत पड़ेगी तब उठाएंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। क्या आप जानते हैं कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? जानते हैं किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कि ये है आधार और ये हो गई ऊंचाई। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब थोड़ा सा बताइए कि ऊंचाई क्या होती है? क्या आप जानते हो कि ऊंचाई क्या होती है? सिंपल सी बात है कि कोई भी आधार हो गया, ये जो ऊंचाई है ना, ये इस आधार पर लंब होती है। ऊंचाई आधार पर लंब होती है और आती कहाँ से ऊंचाई? उसके शीर्ष से। यानी अगर किसी त्रिभुज का आधार पता है, हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, तो इसमें हम आधार ये रहा। ठीक है जी, अब इसके शीर्ष से आधार पर लंब डाल दीजिए, ये आपकी ऊंचाई आ गई। समझ में आ गया कि भाई ऊंचाई पता करनी है ना, तो भाई लंब डाल दो और ये लंब जहां पर जाएगा ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। जैसे मान लीजिए ये हो गया ABC, इसको नाम लेते हैं D। तो अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 गुणा आधार कितना है? BC, ऊंचाई कितनी हो गई? AD। ये लीजिए क्षेत्रफल आ गया। यानी साधारण बात समझ में आ गई, आधार गुणा ऊंचाई क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, और ऊंचाई कैसे ज्ञात की जाती है? कि भाई त्रिभुज के शीर्ष से लंब डाला जाता है आधार के ऊपर। लेकिन क्या हो अगर वो लंब त्रिभुज के अंदर स्थित ना हो? तब देखो हमारे काम की चीज अब आती है। इतनी चीज तो समझ गए ना कि भाई ऊंचाई कैसे पता करेंगे? ऊंचाई कैसे पता करेंगे? कि त्रिभुज के शीर्ष से उसके आधार पर लंब डालेंगे तो वो आ जाएगी उसकी ऊंचाई। ठीक है, सिंपल सी बात हो गई, त्रिभुज कितना ऊंचा है। ठीक है, चलिए अब एक केस अलग लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने ये त्रिभुज ले लिया, बहुत ही खतरनाक त्रिभुज है ये, देखिए देखने में खतरनाक लग रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो कि भाई हमें इसकी ऊंचाई पता करनी है। हमें इसकी क्या पता करनी है? ऊंचाई पता करनी है। तो कैसे करें? साफ देखने से पता चल रहा है इतना ऊंचा है त्रिभुज, इतना ऊंचा है और आधार है ये। ठीक है, नाम ले दीजिए A, B और C। आधार तो पता चल गया BC है जिस पर टिका हुआ है। ठीक है, लेकिन ऊंचाई कैसे पता करें? ऊंचाई इतनी सी है, लेकिन इस पर शीर्ष ये रहा
और आधार ये रहा, शीर्ष से तो लंब डाला नहीं जा सकता। तो ऐसे तरीके में हम क्या करते हैं कि इस आधार को आगे बढ़ा लेते हैं, आधार को क्या करते हैं भाई आगे बढ़ा लेते हैं और इस शीर्ष से लंब डाल देते हैं। ये डाला लंब और AD ये हो गई इसकी ऊंचाई, ठीक है। यानी कि प्यारे बच्चों समझने वाली बात क्या है कि ये जो ऊंचाई है ना, ये जरूरी नहीं कि त्रिभुज के अंदर आए। अगर आधार को बाहर बढ़ाकर, आधार को आगे बढ़ाकर अगर शीर्ष से लंब डाला जाए तो ये ऊंचाई इस त्रिभुज की ऊंचाई ही कहलाएगी। यानी त्रिभुज की ऊंचाई त्रिभुज से बाहर भी हो सकती है, इतना आपने ध्यान रखना है। और ऐसे में इस त्रिभुज का ये त्रिभुज है ना ABC, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इसके अंदर क्या हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब आधार तो BC ही रहेगा, 1/2 गुणा आधार BC हो गया और ऊंचाई क्या हो जाएगी ये वाली जो बाहर आई थी AD, ठीक है। बस ये चीज हमें एक संभाल के रखनी है कि भाई AD हो सकती है, AD हो सकती है, जब वो बाहर हो तब भी चलेगा, ऊंचाई बाहर हो तब भी चलेगा। बस ऊंचाई की खास बात क्या है कि शीर्ष से आनी चाहिए और आधार पर लंब होनी चाहिए। अगर आधार नहीं है तो आगे बढ़ा लो, आधार नहीं है तो आगे बढ़ा लो, हमें तो बस लंब डालना है। समझ आई इतनी बात, ठीक है। तो इस चीज को अपने साइड में नोट करके रख लेते हैं। साइड में नोट करते हैं कि भाई ऐसा त्रिभुज हो, अगर ऐसा त्रिभुज हो तो हम क्या करेंगे, आधार को बढ़ाएंगे आगे और इस पर लंब डाल देंगे तो भाई ये जो है ना हमारी क्या हो जाएगी बच्चा पार्टी, ये ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। ये लॉजिक क्लियर, ठीक है, दिमाग में एकदम क्लियर। चलो अब एक और लॉजिक समझना, लास्ट में एक और लॉजिक। ऐसे कोई भी दो त्रिभुज जिनका आधार सेम हो और दो समांतर भुजाओं के बीच में फंसे हुए हो, उनका क्षेत्रफल सेम होता है। ये रूल होता है, ठीक है। क्या रूल है, देखो कि मान लीजिए ये दो समांतर भुजाएं हैं। क्या है, समांतर भुजाएं। यहाँ पर भी उतना ही गैप है जितना यहाँ पर है, ठीक है। तो समांतर भुजाएं हैं, दो समांतर भुजाओं के ऊपर एक ही आधार पर बने त्रिभुज, मतलब आधार इतना ही लेना है, इस पर त्रिभुज चाहे कैसे मर्जी बना दो, बस इन दोनों के बीच में होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक तो मैंने ये बना दिया ये वाला और दूसरा मैंने बना दिया भाई ये वाला, तो इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल सेम रहता है। ये बात ध्यान रखना, क्यों सेम रहता है, क्योंकि एक तो भाई ये दोनों समांतर रेखाओं के बीच में बने हैं, दूसरी बात इन दोनों के आधार समान है, ठीक है। तो दूसरी बात, पॉइंट नंबर 1 क्लियर। पॉइंट नंबर 2 जो हम प्रेम्य में बीच में यूज करेंगे, और बीच में हमें समझ नहीं आता इसलिए हमने पहले ही समझ के छोड़ लिया इन दोनों पॉइंट्स को, ठीक है। क्या कहता है कि भाई दो ऐसे समांतर रेखाएं हैं, दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल सेम होता है। ध्यान से नाम दे दीजिए ABC और D। एक त्रिभुज हो गया हमारा, नीचे दिखाई दे रहा है क्या, नीचे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो देखिए त्रिभुज ABC, ये वाला त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल बराबर होगा क्षेत्रफल त्रिभुज DBC का, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल सेम ही होगा, क्योंकि ये इस आधार BC पर बने हैं, कॉमन आधार है, और दोनों समांतर रेखाओं के बीच में बने हैं, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स हमें नोट करके रखने हैं, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2। इतना समझ आया तो बस प्रमेय समझ आ जाएगी, ठीक है। चलिए दो स्टेप तो हो गए भाई, दिया क्या है और सिद्ध क्या करना है ये तो कर लिया। अब हम सिद्ध करना शुरुआत करते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ ये तो समझ गए ना, ये लॉजिक तो समझ गए ना, इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल सेम क्यों है, क्योंकि भाई आधार तो सेम ही है, और जब लंब डालेंगे तो इसका भी लंब सेम और इसका भी लंब सेम, क्योंकि दोनों है तो समांतर भुजाओं के बीच में, और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी तो सेम ही रहती है, तो आधार भी सेम, ऊंचाई भी सेम, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल सेम, ठीक है। चलिए जी, चीज़ क्लियर हुई। अब तीसरी चीज़ जो हेडिंग डालनी होती है वो होती है कि भाई कुछ रचना करनी है तो कर लीजिए। इस त्रिभुज के हम अंदर कुछ रचना करने वाले हैं, तो वो तीसरी हेडिंग हमारी रचना रहती है। तो रचना में आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए बच्चा, बिल्कुल सिंपल है कि भाई हम क्या करेंगे, D से इस AE के ऊपर लंब डालने वाले हैं। D से AE के ऊपर हमने डाला लंब,
यानी ए ई पर डालें, ए सी पर डाल दें, एक ही तो बात है। ठीक है, चलिए कलर चेंज कर लेना, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिखेगा। ये लीजिए, हमने इस तरीके से इस पर डाल दिया एक लंब। ठीक है, क्लियर हुई बात। और इसी तरीके से ई से ए बी पर दूसरा लंब डाल देंगे। तो ये हमने रचना करनी है, ये हमने रचना करनी है कि भाई हमने क्या किया कि डी से लंब डाला, डी से लंब डाला, अच्छा नाम दे देते हैं डी एम। डी एम लंबवत है किसके ऊपर, ए सी के ऊपर। तो रचना हमने क्या की, देखो डी एम लंब डाल दिया, डी एम लंब डाल दिया ए सी के ऊपर। और क्या रचना की कि भाई डी एम हो गया, इधर एन नाम दे दीजिए, एन हो गया। ठीक है, तो ई एन लंब डाल दिया किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। ठीक है, समझ में आ गई, दो रचनाएं कर दी। तीसरी रचना क्या करनी है, इसको मिला दीजिए सी से, डी और सी को मिला दिया, बी और ई को मिला दिया, बी और ई को। तो आगे रचना क्या हुई कि भाई सी व डी को तथा सी और डी को मिला दिया तथा बी व ई को मिलाने पर। क्लियर हुई इतनी बात। ठीक है, अब हम सिद्ध करना शुरुआत करते हैं, और सिद्ध करना शुरुआत करते हैं किसके अंदर, उपपत्ति के अंदर। जब भी सिद्ध करना शुरुआत करो तो उपपत्ति हेडिंग डालो, और अब शुरुआत करते हैं। शुरुआत करें, चलिए अब ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि दो त्रिभुज ध्यान से देखने हैं, दो त्रिभुज ध्यान से देखने हैं। एक तो त्रिभुज ए डी और ई। सबसे पहले त्रिभुज ए डी और ई पर फोकस कर लीजिए। ये ऊपर वाला त्रिभुज ए डी ई, यानी ये वाला। ठीक है, समझ गए ना, ए डी ई। ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज ए डी ई में। ठीक है, अब त्रिभुज ए डी ई के अंदर अपने को त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, अब क्षेत्रफल कोई भी ज्ञात करना हो तो क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यही होता है। अब आधार देखो, आधार हम ए डी ले सकते हैं, और इस आधार पर लंब हो जाएगा ई एन। समझे ना, समझे कि ए डी हम क्या ले लेते हैं, आधार ले लेते हैं, इस आधार पर लंब ई एन हो जाएगा। समझे, सिंपल सी बात कि भाई ये हो गया त्रिभुज, ये आधार ले लिया तो ये लंब ले लीजिए। एक ही तो बात है कि शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब। ठीक है, शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब, तो ये आधार और ये ऊंचाई। ठीक है, तो चलिए इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2। आधार क्या लिया, ए डी, और ऊंचाई क्या ली, ई एन। तो आधार हो गया ए डी गुणा ई एन। इसको हम लगा देते हैं समीकरण नंबर 1। इसको क्या लिख देना है, समीकरण नंबर 1। ठीक है, चलिए समीकरण नंबर 1, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब उसके बाद देखिए दूसरे त्रिभुज की तरफ ध्यान दीजिए, बी डी ई। ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज बी डी ई कौन सा त्रिभुज हो गया भाई, ड्रॉ करके देखें कौन सा त्रिभुज हो गया, नीचे वाला त्रिभुज कुछ इस तरीके से। ठीक है ना, डी ई बी। ठीक है ना, बी डी ई, ये वाला त्रिभुज बी डी ई। चलिए दो डायग्राम पर फोकस करना गलत हो जाएगा, इस पर ही चलते हैं, बी डी ई। अब इसके अंदर प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, इसकी तरफ ध्यान दीजिए कि भाई बी डी को अगर हम लेते हैं आधार, BD को आधार लेते हैं तो अब हमारा ये वाला पॉइंट समझ आएगा कि भाई जब आधार पर लंब डला हुआ नहीं है तो बाहर वाला लंब उधार लेंगे, है ना, बाहर वाला लंब उधार लेंगे। ये देखो ये वाला लंब डाला हुआ था, आधार को आगे बढ़ा करके, आधार को आगे बढ़ाकर अगर लंब डालते हैं वो भी ऊंचाई हो सकती है। तो इस त्रिभुज के अंदर BDE, इसके अंदर आधार है BD, इसको डैश डैश करके आगे बढ़ाया तो शीर्ष E से, इसको आगे बढ़ा रहे हैं तो शीर्ष E से EN लंब डाला जा सकता है या नहीं? बिल्कुल डाला जा सकता है। ध्यान से समझिए, दोबारा से देखिए कि भाई त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई लेंगे। 1/2 गुणा आधार हमने BD ले लिया, आधार हमने BD ले लिया। अब आधार BD लिया है तो शीर्ष क्या हो जाएगा E, और E से BD पर लंब नहीं है, कोई भी हमें नहीं दिख रहा, तो हम BD को आगे बढ़ा रहे हैं। कहाँ तक लेकर जा रहे हैं? N तक।
n तक आगे बढ़ा रहे हैं तो e से n पर लंब जरूर मिल रहा है, तो ये हो जाएगी इसकी ऊंचाई। ऐसा ही तो हमने देखा था, आधार को आगे बढ़ा लो, इस शीर्ष से लंब डाल लो, यानी जरूरी नहीं ऊंचाई उसके अंदर हो, बाहर से भी ऊंचाई मिल सकती है, तो ये बाहर से ऊंचाई मिल गई, तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, en। जल्दी से बताइए कि समझ आया क्या, इतना कॉन्सेप्ट समझ आया क्या, ये चीज समझ आई थी तो ये अच्छे से समझ आ जाएगी, है ना, कि भाई ये त्रिभुज दोबारा से बना के दिखा दूं, ये त्रिभुज है, इसके अंदर इससे लंब डालना है, तो इसको बढ़ा लिया आगे और लंब डाल लिया, लंब डाल के ये हो गई ऊंचाई और इतना सा हो गया आधार। ठीक है, समझे? चलिए जी, सिंपल सी बात थी, हमें समझ में आ गई। तो ये है हमारी समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये दोनों समीकरणें पड़ी रहने दो। अब उसके बाद चलते हैं आगे, उसके बाद चलें आगे। इन दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है इसका अनुपात ले लीजिए, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात निकाल लीजिए कि क्या होगा। देखिए, अगर मैं कहूं कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, इन दोनों का अनुपात निकाल रहे हैं। देखो याद कैसे रहेगा, तो एक बार लिख लोगे ना, यहाँ से पढ़ने के बाद दूसरी बार हैंड प्रैक्टिस करके देख लेना, अच्छे से याद हो जाएगी प्रमेय। ठीक है, इन दोनों का अनुपात निकालते हैं, तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल लिख लो, क्या हो जाएगा, 1/2 गुणा AD गुणा EN, बटा में क्या हो जाएगा, 1/2 गुणा BD गुणा EN। अब देखो EN से EN कैंसिल आउट, हाफ से हाफ कैंसिल आउट, क्या आ गया हमारे पास, AD बटा में BD, AD बटा में BD। इसको लगा लेंगे हम समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3। अब अच्छे से देखिए कि आपको दिखाई दे रहा है क्या, जो सिद्ध करना था उसका एक पोर्शन तो आ गया, जो सिद्ध करना था उसका एक पोर्शन तो आ गया, AD बटे BD। इसको BD कर लो चाहे D भी कर लो, एक ही बात है। ठीक है, यहाँ पे भी अगर चलो यहाँ कर ले, यहाँ BD कर लो, सेम सेम रहेगा, AD और BD, AD बटा BD एक ही बात है। ठीक है, AD या BD कुछ भी कर लो, चलो तो AD बटा BD आ गया, एक पोर्शन तो आ गया। अब हमें दूसरा पोर्शन ज्ञात करना है, सेम वही तरीका करना है। क्या करना है, देखो जरा, यहाँ पर लाइन लगाते हैं और दूसरा हिस्सा इसका लेकर के आते हैं। अब सेम उसी त्रिभुज के ऊपर जाइए, त्रिभुज AD और E, त्रिभुज AD और E पर, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल हम वापिस से ज्ञात करेंगे, वापिस से ज्ञात करेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, लेकिन इस बार आधार हम ये वाला लेंगे, आधार हम AE वाला लेंगे। ठीक है, और इस पर लंब हो जाएगा DM। ठीक है, आधार और DM हो जाएगा लंब। ठीक है, ले सकते हैं, बिल्कुल सही बात। तो आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2। आधार कौन सा लिया, AE ले लिया, ADE ये वाला त्रिभुज है जिसके अंदर AE ले लिया आधार और DM हो गया लंब, AE गुणा DM। ये लीजिए, ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 3 हो गई थी, तो उसके बाद 4 हो गई। ठीक है, इतना क्लियर। उसके बाद अगला त्रिभुज लेना है हमें, त्रिभुज, अब देखो पहले ADE लिया था और BDE लिया था, अब की बार जब इधर वाली साइड आ गए तो ADE तो लेना ही है, अब की बार कौन सा लेंगे, DEC या CDE लेना है। ठीक है, CDE ये वाला त्रिभुज हमें लेना है। चलिए इसको लेते हैं। ठीक है, चलो त्रिभुज BDE लिया था तो अब की बार हो जाएगा त्रिभुज CDE। त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल भी सेम उसी तरीके से 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब इसके अंदर आधार क्या लेना है, CE, CE हो गया आधार, लेकिन क्या इस आधार पर D शीर्ष से कोई लंब डाला गया है, तो आप कहेंगे नहीं डाला गया। तो फिर क्या करें, इस आधार को बढ़ाते हैं आगे और आगे D से कोई लंब आ रहा है क्या, ये रहा DM लंब आ गया। बिल्कुल वही बात की, आधार को आगे बढ़ाया और शीर्ष से लंब डाल दिया, तो DM क्या हो गई, यहाँ पर ऊंचाई हो गई। जैसे यहाँ पर ये ऊंचाई हो रही थी, आधार को आगे बढ़ा रहे थे, शीर्ष से लंब डाल रहे थे, तो ये ऊंचाई हो रही थी। वैसे ही यहाँ पर है, EC आधार लिया है तो आधार को आगे बढ़ाया और DM शीर्ष से लंब डाल दिया, तो DM हो गई ऊंचाई और आधार इतना सा CE। ठीक है, चलिए तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, 1/2 गुणा आधार कौन सा है, त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं, ये वाला,
त्रिभुज ये वाला है, इतना सा त्रिभुज है। जब इतना सा त्रिभुज है तो इसके अंदर आधार हमने ये लिया है, आधार हो जाएगा EC, और ऊंचाई कौन सी हो जाएगी, इसको आगे बढ़ाने पर DM लंब डाला गया है तो DM हो जाएगी ऊंचाई। ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 5। ठीक है जी, यहां तक कोई डाउट नहीं। अब इन दोनों त्रिभुजों का ले लेते हैं हम अनुपात, इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात ले लें। चलिए, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफलों का अनुपात लेना है। देखिए, आपको क्या होना चाहिए कि पूरा मोटिवेशन के साथ भर जाइए कि भाई एक प्रमेय हमने अच्छे से करके ही जानी है, एक प्रमेय हमने अच्छे से समझ के जानी है, क्योंकि अगर ये प्रमेय हो गई तो सारी की सारी प्रमेय हमारे लिए एकदम आसान हो जाएगी। ठीक है, फिर तो आप यूँ ऊपर ऊपर से करते चले जाओगे। ठीक है, चलिए, यही थी एक कॉन्सेप्ट वाली प्रमेय वास्तव में। ठीक है, ADE का क्षेत्रफल अपन में CDE का क्षेत्रफल, इन दोनों का अनुपात ले लीजिए, क्या हो जाएगा 1/2। ऊपर तो क्या थी AE गुणा DM, यही सेम टू सेम उठाया यहाँ रखा, और ये यहाँ पर रख दीजिए क्योंकि CDE का क्षेत्रफल है 1/2 गुणा EC गुणा DM। DM से DM कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, क्या बच गया देखो AE बटा EC, और ये है हमारी समीकरण नंबर 6। ध्यान से देखें कि आपका दूसरा पार्ट भी आ गया, AE बटे EC। अब हमें कुछ भी करके हमें केवल और केवल इस समीकरण को इस समीकरण के बराबर करना है। बराबर करते ही हमारी थ्योरम सिद्ध हो जाएगी, थ्योरम सिद्ध हो जाएगी। चलिए, ये भी काम कर लेते हैं, बिल्कुल फाइनल स्टेज है, एक और स्टेप और प्रमेय पूरी। चलिए, तो दिया क्या है और सिद्ध क्या कर रहा है, इसको रचना को एक बार मिटा देते हैं, इन सबको एक बार मिटा देते हैं क्योंकि हमें आगे प्रमेय सॉल्व करनी है। ठीक है, और इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, थोड़ा सा बैक करके। ठीक है, बैक करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसको हम मिटा रहे हैं, और भाई साइड में लिख लेते हैं कि सिद्ध क्या करना था। साइड में लिख लेते हैं सिद्ध क्या करना था, AD अपॉन में DB या BD कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए BD लिख लेते हैं। AD अपॉन में BD बराबर होना चाहिए AE अपॉन में EC। ठीक है, कि भाई ये और ये बटा में बराबर होना चाहिए ये बटा ये। ठीक है, चलो, तो ये सिद्ध करना था, ध्यान रखिएगा। अब इतनी सी जगह ध्यान दीजिएगा। अब एक चीज बताइए, मैंने आपको एक बात बताई थी कि भाई दो समांतर रेखाओं के बीच में बने हुए त्रिभुज कौन कौन से, देखो ये है समांतर भुजा और ये है समांतर भुजा, ये दोनों समांतर भुजाएं थी। ठीक है, ये दोनों समांतर भुजाएं थी। दिया हुआ था हमें कि भाई DE और BC समांतर है। इन दोनों भुजाओं के बीच में, समांतर भुजाओं के बीच में D और E, ये D और E है, उसको उठाकर हम यहाँ ले आए। एक तो त्रिभुज है BDE और दूसरा त्रिभुज, कलर चेंज करके बनाते हैं, दूसरा त्रिभुज है C वाला, ध्यान दीजिएगा, दूसरा त्रिभुज है C वाला कि भाई CDE। ठीक है, दूसरा त्रिभुज है CDE। अब बताइए, क्या ये दोनों त्रिभुज बिल्कुल ऐसे नहीं है? क्या ये बिल्कुल ऐसे नहीं है? ध्यान से देखिए कि दोनों ही समांतर भुजाओं के बीच में बने हैं और इन दोनों का आधार DE ही तो है, इन दोनों का आधार DE है। तो इसका मतलब भाई इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस रेड वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। कहने का मतलब क्या है कि भाई क्षेत्रफल त्रिभुज किसका, त्रिभुज BDE का बराबर होगा किसके, CDE के, क्षेत्रफल त्रिभुज CDE। ये चीज समझ आई क्या? जल्दी से बताइए। ये चीज तो हमने यहाँ पर ही समझ ली थी। ठीक है, समझ आ गई ये चीज, बिल्कुल सिंपल थी। जब ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब BDE की जगह हम CDE लिख सकते हैं क्या? तो बताइए, समीकरण नंबर उठाइए, समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 के अंदर देखो, इसको हम लिख लेते हैं समीकरण नंबर 7। समीकरण नंबर 7 इसको मिटा दें, समझ आइए बात। समीकरण नंबर 7, तो यहाँ पर लिखिए समीकरण 7 से, यहाँ से रखना कहाँ पर है, समीकरण 3 में।
समीकरण 7 से समीकरण 3 में। अब समीकरण 3 आपके सामने ये है, तो BDE की जगह CDE रखना है, BDE की जगह CDE रखना है, तो रख लीजिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज, पहले तो है जैसे का जैसे लिख लें एक बार, BDE का क्षेत्रफल, ये सेम टू सेम लिख रहे हैं एक बार, ठीक है। बराबर में क्या है, बराबर में है भाई AD बटा में BD। अब देखो BDE CDE के बराबर है, BDE CDE के बराबर है, जब बराबर है तो इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं क्या, इसका मतलब इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं, तो BDE की जगह CDE लिख सकते हैं, क्योंकि BDE CDE के बराबर है, तो इन दोनों को यहाँ रख दिया। समझ आई ये बात, ठीक है। अब जरा देखिए ये वाली समीकरण और ये वाली समीकरण, समीकरण इसको 8 दे दें, समीकरण नंबर 8, तो भाई समीकरण नंबर 8 व समीकरण नंबर 6 से, देखिए सिंपल सी बात, साधारण सी बात, समीकरण नंबर 8 में इन क्षेत्रफलों का अनुपात AD बटा BD है, और वहीं समीकरण नंबर 6 में इन दोनों का ही सेम, इन दोनों का ही अनुपात AE बटा AC है। जब ये दोनों सेम सेम है, सेम ही तो है ना, सेम ही है, ठीक है। एक जगह आपने कह दिया कि भाई ये राम है, दूसरी जगह कह दिया ये राम है, तो भाई ये और ये तो राम राम ही रहे ना, सेम ही रहे, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर भी ADE और CDE का क्षेत्रफल का अनुपात है, और यहाँ पर भी ADE और CDE के क्षेत्रफलों का ही अनुपात है, तो ये दोनों भी तो बराबर होंगे, बिल्कुल बराबर है। इसका मतलब AD बटे BD लिख दूँ क्या, AD बटे BD किसके बराबर आ गया, AE बटे EC, और लास्ट में लिखना है इति सिद्धम, क्योंकि यही तो हमें सिद्ध करना था। लो जी, बिल्कुल फाइनली हमारी जो प्रमेय है वो कंप्लीट होती है। तो जल्दी से बताइए कि समझ आ गया क्या, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि भाई प्रमेय, आज जो पहली प्रमेय है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, सभी थ्योरम्स की फंडामेंटल थ्योरम है, सारी की सारी थ्योरम्स इसी थ्योरम्स पर ही, मतलब इसी थ्योरम पर ही बेस्ड रहती हैं। तो कमेंट करके बताइएगा कि ये कैसी लगी। अब हम हमारी जो नेक्स्ट प्रमेय है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।